हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, पिछले 10 साल से एक चीज़ आप सुन रहे होंगे कि 2047 तक ये भारत विकसित देश होगा। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, सरकार सब कहते हैं कि विकसित भारत के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो क्या आपको इस वक्त विकसित भारत होता नज़र आ रहा है? कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। वो चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आप किसी भी तरफ नज़र दौड़ाएं, भारत विकसित भारत की तरफ जाता कम और पीछे जाता ज़्यादा नज़र आ रहा है 20वीं शताब्दी की तरफ। रूस जैसा देश कैंसर की दवाई बनाने पर छाती ठोकता है, दुनिया को बताता है कि मैंने कैंसर की दवाई बनाई है। चीन स्टेज 6 के फाइटर जेट बनाता है, छाती ठोकता है, दुनिया को बताता है टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि अगर डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की तो फिर दुनिया को महंगा सामान मिलेगा, अमेरिका तगड़े टैरिफ लगाएगा। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ी धर्म संसद या यूँ कहें बहुत बड़ा समागम महाकुंभ आयोजित किया है। अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कहता। किसी भी धर्म को अपने को संजोए रखना और अपना समागम करना या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो हो ज़रूरी हो करना कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस धर्म के आड़ में बाकी चीज़ों को नहीं छुपाया जा सकता, या फिर उस धर्म के नाम पर वो सब नहीं होना चाहिए जो धर्म का विस्तार कम और तमाशा ज़्यादा लगे। आज की डेट में आप देख रहे होंगे जो महाकुंभ से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उसमें आपको ज़्यादातर विदेशी मेहमान दिखाए जाते हैं कि देखिए कितने खुश हैं। लेकिन जो देसी लोग, जो भारतीय लोग वहाँ जा रहे हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये खबरें आप तक नहीं पहुँच रही हैं। और सबसे ज़्यादा अभी जो महाकुंभ है उसको जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो है जो वहाँ से रील बनाने वालों ने जो वहाँ पर पहुँचकर जो गंद डाल दिया है। और शर्म की बात, हमारे लिए शर्म की बात यह है कि उन सब को पत्रकार कहा जा रहा है। हर रील बनाने वाला पत्रकार नहीं होता। पत्रकार और रील बनाने वालों में दिन रात का फर्क होता है। मैं मानता हूं कि पत्रकार या तो प्रॉपर जिसने पत्रकारिता पढ़ी हो उन्हें पत्रकार कहलाने का हक है, या फिर जिसने कम से कम 20 साल पत्रकारिता में लगाए हों वही अपने आप को पत्रकार कह सकता है। एक 10वीं पास, 12वीं पास या एक सिंपल ग्रेजुएट मोबाइल हाथ में लेके रील बनाने के चक्कर में महाकुंभ में घूम रहा है और साधुओं से पिट रहा है, बदनाम पत्रकार हो रहे हैं। और साधुओं से पिटने की याद आई मुझे बात, तो महाकुंभ से ये कैसी तस्वीरें आ रही हैं। जहां देखो कोई ना कोई साधु किसी न किसी को पीट रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई चिमटे से पीट रहा है, कोई डंडा लेके पीट रहा है, और कोई इसलिए किसी इंसान को पीट रहा है कि उसने धोती के अंदर जीन टी शर्ट क्यों पहनी हुई है। उसके धर्म की जांच की जा रही है। और कोई साधु के बेच में महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, महिलाओं को तंग कर रहा है। इन सब को साधु कहने का हक किसने दिया? साधु मतलब साधु शांत चित्त, जिसने अपनी सब इंद्रियों पर कब्जा कर लिया हो, काबू पा लिया हो, गुस्सा हो, प्यार हो, रोष हो, हर तरह के जो उनके एक्सप्रेशन है उसको अपने कंट्रोल में रखने की जिसने कला हो, वो साधु है। लेकिन ये साधु जो लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या ये साधु हैं? सच में साधु हैं या साधु के वेश में गुंडे हैं? अब ये साधु महाराज ना लड़की देख रहे हैं, ना कोई वकील देख रहे हैं, ना कुछ नहीं देख रहे, जो हाथ चढ़ रहा है उसको मार रहे हैं। जबकि इस साधु पर उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए कि महाकुंभ में जहां
लाखों लोग रोज़ पहुंच रहे हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ में ये मुंह में सिगरेट जलाए घूम रहा है, धूम्रपान कर रहा है पब्लिक प्लेस में। सबसे पहले तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। ये जो महिलाओं को तंग करने वाला साधु है, इसको कौन रोकेगा? और इन सब को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये जो इन सब के जो रील बना रहे हैं, जो इनको रिकॉर्ड कर करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, इन्हीं रीलर्स का, इन्हीं रील मेकर्स का किया धरा है कि जो असली साधु हैं, जो असली संत हैं इस महाकुंभ में आए हुए, वो तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये इस तरह के साधु आपको दिख रहे होंगे, जहां IIT बाबा के नाम पर एक चर्सी घूम रहा है, एक रीलर अपने आप को साध्वी बता रही है, और एक ज़माने की हीरोइन जो कंट्रोवर्सी में फंसी, जिसने दुनिया भर के पाप किए, अब अपने आप को साध्वी कहकर किन्नर महामंडलेश्वर बन चुकी है। ऐसे लोगों को सारी लाइमलाइट दी जा रही है, ऐसे लोगों को दिखाया जा रहा है, ऐसे लोगों को चलाया जा रहा है, और इन्हीं के बीच में एक मोनालिसा नाम की लड़की भी शिकार हो जाती है इन रील्स बनाने वालों की, कि मजबूरी में बेचारी को अपना काम धंधा छोड़कर, महाकुंभ छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। ये महाकुंभ ऐसे बेचा जा रहा है, या महाकुंभ को ऐसे परोसा जा रहा है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म को बचाना है, इसलिए हम सब भी अंधे होकर इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम सब इनकी इन गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं कि बस इनकी गलतियां माफ़, मुसलमान नहीं दिखना चाहिए। सरकार, साधु संत कह रहे हैं कि ये समागम, ये महाकुंभ सब के लिए है, लेकिन वहाँ जाकर कपड़ों के आधार पर जांच की जाती कि कौन से धर्म के हैं। और इसी खेल तमाशे में सब कुछ फिलहाल छुपाया जा रहा, ढका जा रहा है। ये देश जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन पर बात नहीं कर रहा। एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, एक ट्रेन में कोई गलत खबर चलाता है, झूठी खबर फैलाता है, और लोग एक ट्रेन से छलांग मारते हैं, दूसरी ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं। उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होने या उसकी जांच होने के बजाय खबरें चलती है कि देखिए ट्रेन में कितना गंदा खाना खिलाया जाता है, ट्रेन में कैसे गंदा खाना आपको परोसा जा रहा है। हालांकि ये भी एक गंभीर विषय है कि ट्रेन में जो आप सब लोग, बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, ये क्या परोसा जा रहा है आपको। लेकिन इसके पीछे, इन विजुअल्स के पीछे असली समस्या छुपा दी गई कि वो ट्रेन का हादसा हुआ तो हुआ कैसे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। महाकुंभ की चकाचौंध के बीच में दिल्ली की सियासी राजनीति दूसरे नंबर पर है, जो स्पेस खा रही है, जो आपको परोसी जा रही है। दिल्ली में चुनाव है, एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव है, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है। पता है कि कोई भी जीते कोई भी हारे, सत्ता की चाबी तो सेंटर के पास ही रहने वाली है, क्योंकि सारे हक तो LG को है। उसके बावजूद उस चकाचौंध के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है। या तो कुंभ दिखाया जा रहा है आपको, या फिर दिल्ली का रण दिखाया जा रहा है। उसके पीछे कोटा और कई जगह पर जो हमारे युवा, जो बच्चे पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले पा रहे, अपनी जान दे रहे हैं, उनकी खबरों का कोई जिक्र नहीं होता, कोई स्पेस ज़्यादा नहीं होता। देखिए कैसे लगातार 2025 में ही बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतार पाएंगे। वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। पढ़ाई को इस देश में जितना बोझ बना दिया गया है, बचपन सारा ख़त्म कर दिया जाता है। पढ़ाई के बोझ से बच्चा अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखता है, और पढ़ाई का बोझ इस देश में शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली जिस उम्र में बच्चा खिलता है, जो फूल खिलने की उम्र होती है, उस उम्र भर बच्चे पे 17-18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इतना प्रेशर आता है कि झेल नहीं पाता। और हम उस पे बात करने के बजाय सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 2023 के मुकाबले 2024 में ये बच्चों के मामले, जान देने के मामले कम हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। डिस्कशन ये होना चाहिए कि होते ही क्यों हैं।
एक तरफ तो बच्चे कहते हैं, प्रधानमंत्री से, सरकारों से अपील करते हैं, भगवान से अपील करते हैं कि हे भगवान, हे प्रधानमंत्री, अगर कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए तो सबसे पहले ये कोचिंग बिजनेस बंद कर दीजिए, ये कोचिंग सेंटर बंद कर दीजिए। लेकिन ये कोचिंग बिजनेस 60, 70, 80 हज़ार करोड़ का बिजनेस है। सरकार इन पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं करती, बस कुछ कानून बना देती है आए दिन लीपापोती करने के लिए। नतीजा ये होता है कि इधर बच्चे अपनी जान देते हैं तो दूसरी तरफ कई फिट जी जैसे सेंटर पूरी फीस लेने के बाद रातों रात गायब हो जाते हैं। माँ बाप सुबह देखते हैं कि 4 लाख किसी ने, 5 लाख किसी ने, 3 लाख जमा कराया था और सेंटर अचानक बंद हो जाता है। बच्चा अधर में, पैसा बर्बाद। लेकिन सरकार कार्रवाई कैसे करे? कानून कोई है नहीं इनको रोकने के लिए। सब का सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सारा जो बिजनेस चलता है वो 2 नंबर में चलता है। कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। टैक्स से याद आया, जिस देश में टैक्स देने वाली आबादी है उसका लगातार खून चूसा जा रहा है। सोचिए, हम 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ में से 85 करोड़ ऐसे हैं जिनको हर महीने मुफ्त 5 किलो राशन मिलता है, यानी कि वो टैक्स नहीं देते होंगे। 10% आबादी यानी तकरीबन 14 करोड़ आबादी ऐसी है जो टॉप हायर क्लास है। उन्हें टैक्स देने की दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा उन्हें लोन माफ़ कर दिया जाता है। बैंक से उनके जो है वो कर्जे माफ़ करा दिए जाते हैं। यानी 85 करोड़ वो जो मुफ्त का राशन लेके टैक्स नहीं देते, और 14 करोड़ या तकरीबन 100 करोड़ लोग ऐसे हैं 140 करोड़ में से जिन्हें टैक्स का बोझ नहीं पड़ता। टैक्स कौन दे रहा है? बाकी बचे 40 करोड़। वो हम और आप जैसे 40 करोड़ में आते हैं। हमें हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता है। दुनिया के चंद देश ऐसे हैं जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, जहाँ पर जितनी गाड़ी की वैल्यू है उतना ही आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी आप गाड़ी की वैल्यू के डबल पैसे देते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। हर चीज़ में टैक्स है। आप पानी का बिल देते हो, आप मेडिकल इंश्योरेंस का बिल देते हो, आप दवाइयों पे टैक्स देते हो, आप सब्जियों पे टैक्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप टैक्स नहीं देते? ऊपर से आप इनकम टैक्स भी देते हैं। यानी अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो आप मान के चलिए कि 100 रुपये में से आप कम से कम 50 से 60 रुपया सिर्फ टैक्स देते हैं। और फिर याद रखिएगा कि ये बोझ, ये टैक्स देने वाले सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ है। 140 करोड़ में 100 करोड़ को आपके टैक्स से जो पैसा जमा होता है वो उन 100 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। किसी को रेवड़ियों के नाम पर, क्योंकि चुनाव है तो सब रेवड़ियां देंगे। कोई मुफ्त बिजली देगा, कोई मुफ्त यात्रा देगा, कोई 2500 रुपये महिलाओं को देगा, कोई मुफ्त बच्चों को लैपटॉप बांटेगा, कोई स्कूटी बांटेगा, कोई बिजली के बिल माफ़ करेगा, और बाकी टॉप क्लास के जो है वो बैंक डिफ़ॉल्टर लोन माफ़ कर देता है। तो गुनाह तो दरअसल उन 40 करोड़ लोगों ने किया है जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं या कोई धंधा करते हैं, छोटा मोटा पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और टैक्स देते हैं, और भुगतते भी आप ही हैं। अभी बजट आने वाला है। इस बजट में भी सबसे ज़्यादा बोझ उन्हीं 40 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। फिर हम बनेंगे विकसित भारत 2047 में। विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वापस स्टूडेंट्स की एक और समस्या पे लौटता हूँ, क्योंकि बात टैक्स की और एजुकेशन की हो रही थी। जो कोचिंग सेंटर है, क्योंकि हज़ारों करोड़ का बिजनेस इनका है, इंडस्ट्री है पूरी, बाकायदा एक रैकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना। कुछ कोचिंग, एक तरफ कोचिंग में बच्चे प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस में अपनी जान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई के हक़ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। फिर हम विकसित भारत बन रहे हैं। शिक्षा के नाम पर देश में ये दिया जा रहा है, हेल्थ के नाम पर आपको सिर्फ टैक्स भरना होता है, और ट्रेन में जिस तरह का खाना मिला जाता है इस तरह के आपको हेल्थ के नाम पर चीज़ें दी जा रही है।
25 लाख तक का मुफ्त का इलाज आपका वादा किया जाता है चुनाव रेवड़ियों के तौर पर, लेकिन इलाज जिन हॉस्पिटल में होना है, इलाज जिन डॉक्टर्स ने करना है, उन हॉस्पिटल्स में ना डॉक्टर्स पूरे हैं ना इक्विपमेंट पूरा है, तो इलाज होगा क्या? हर डॉक्टर दूसरा रास्ता निकाल लेता है। तो ये है हमारा विकसित भारत, जो 2047 में विकसित भारत हो रहा है। तो अब मैंने जो आपके सामने चीज़ें रखी, इस पे आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं या पीछे वापस उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ से भारत निकल कर आया है। ये आप डिसाइड कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रखी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैंने छुई भी नहीं है, जो आप जानते हैं, मुझसे छूटी भी होंगी। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, और ये मैं इसके लिए किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानता। आज की डेट में हर पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है सत्ता पाना है, और सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के तैयार है, कुछ भी तरह की रेवड़ियाँ देने के लिए तैयार है, और कुछ भी वादे करने के तैयार है, और सत्ता में बने रहने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है। तो सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।